नमस्कार। जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं खगड़िया ज़िला की ऐसी हस्ती के पास पहुंचा हूं, उनके घर में पहुंचा हूं, जो यहां पर खगड़िया ज़िला में तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, गुमनाम ही है, लेकिन हम अपने देश के दूसरे राज्य में बहुत ज़्यादा पारितोषिक प्राप्त किए हैं, बहुत ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनके अलमारी में जो किताब रखा हुआ है, जो मेडल शील्ड रखा हुआ है, उसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इनका योगदान रहा है हिंदी साहित्य में। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा इनके कमरे का सजावट। ये देख रहे हैं इनके द्वारा लिखे हुए, और अभी केवल लिखा हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत सारे किताब हैं, मैं उनसे बैठ के भी बात करूंगा, वो हमारे बीच मौजूद हैं। उससे पहले मैं इनके द्वारा प्राप्त किए हुए बहुत सारे शील्ड जो हैं उनको मैं बारी बारी आप देखें इसमें किस प्रकार से ये हिंदी भाषा साहित्य परिषद खगड़िया बिहार के द्वारा महाकवि आरसी प्रसाद सिंह स्मृति पर्व 2016 में आगे रजत स्मृति सम्मान मिला है। निराला स्मृति पर्व 2009 ईस्वी में मिला है इनको। महादेवी वर्मा स्मृति समारोह में इनको राम वृक्ष बेनीपुरी 3 जुलाई 2010 को मिला है राम वृक्ष बेनीपुरी रजत स्मृति सम्मान। और हिंदी भाषा साहित्य परिषद द्वारा 7वां महाधिवेशन में रामदेव प्रसाद शर्मा को भगवती चरण शुक्ल स्मृति सम्मान इनको जयशंकर प्रसाद स्मृति पर्व 2021-22 में और अप्रैल 2007 में भी इनको सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा लिखित बहुत सारे किताब, बहुत सारे दूसरे किताब जो ये अध्ययन करते हैं, यज्ञ चिकित्सा, बहुत सारे शब्द प्रवाह, अप्सरस, नीलकमल, जतन से ओढ़ी चंदरिया, ये सारे किताब इनके द्वारा पढ़े हुए हैं। और यहाँ देखिए जितने भी इनके अलमारी में रखा हुआ है, ये सारे किताब इनके द्वारा लिखित ये तमाम का तमाम आप देख सकते हैं। तो हमारे बीच अभी ये मौजूद हैं, और मैं इनको फिर से अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं रामदेव प्रसाद शर्मा जी, शोभनी चंद्रपुरा उच्च विद्यालय लाभगांव जलकोरा में ये शिक्षक थे। मैं इनका शिष्य भी रह चुका हूँ, और ये उस अपने स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस प्रकार के तमाम जो विषय होते हैं, लैंग्वेज भाषा जो होते हैं, तमाम पर इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। और उस ज़माने में जो स्टूडेंट पढ़ा है, तो उनसे बात करने का लहजा से आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस गुरु के शिष्य हैं। तो उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए रामदेव प्रसाद शर्मा जी के पास पहुंचा हूं, जिन्होंने ऐसे किताब हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं, और संस्कृत में भी लिखे हैं। और दूसरे राज्य में आप यूपी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, और बिहार तो हमारा प्रदेश ही है, यहाँ भी सम्मान पाए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव से जानना चाहता हूँ, कैसे हैं सर, कैसा स्वास्थ्य है? क्या बोलिए? स्टार्ट बोलिए। हाँ। मैं 3 में ही रिटायर किया हूँ। जोर से थोड़ा। हाँ, 2003 में मैंने रिटायर किया है स्कूल से। और उसके पहले भी लिखता था, जब मिडिल स्कूल हाई स्कूल में था तब भी लिखता था। हाँ, तब भी लिखता था। लेकिन उसके बाद ज़्यादा शुरू किया मैंने शिक्षक पद से रिटायर होने के बाद। है तो शुरू से लिखता रहा हूँ मैंने पहले कम लिखता था, और लिखते अभी तक मैंने 118 किताबें लिख डाली हैं, ज़्यादा हिंदी में, अंग्रेजी में, और अंगिका में, और तब संस्कृत में है। प्रकाशित मात्र 7 किताबें हो पाई हैं, शेष अभी रखी हुई हैं, और उतने प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है, जो सही बात है। अब मैं प्रयास देखता हूँ आगे क्या भगवान क्या करते हैं। और मैं सिर्फ अपने साहित्यकारों से यही कहता हूँ
मेरी किताबों को आप एक तरफ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप किताब को उल्टावें, जो पेज आपके सामने में आवे उसी पेज को आप पढ़िए और समझिए उसमें क्या है, कैसे है, और वह आपको पसंद हो जाती है अगर, तो समझिए वह ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते चले जा रहे हैं और आगे हम कर रहे हैं। और कुछ सर, आपका जो भी लोग किताब पढ़े हैं, जो भी शिक्षक किताब पढ़े हैं, चाहे भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, मैंने भी आपका किताब सपरना 5 कहानियों का संग्रह है, उसमें से मैंने भी जो कहानियाँ मैंने जो पढ़ा है उसमें पढ़ने से ऐसा लगता है कि मैं प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद के सानिध्य में हूँ और लग रहा है कि प्रेमचंद ही अपने मुख से बोल रहे हैं। इसके बारे में सर क्या कहना है आपको? तो अनुभव की बात है। समाज में जैसा देखता हूँ मैं, परिवार में जैसा देखता हूँ, उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं जो मैं सर्वगत देखता हूँ और उसी को लिखता हूँ। मैं अपने मन से क्या कहूँ मैं अब। सर, आपने कहा कि जो समाज में दिखता है उसी को लिखता हूँ, उसी को अपने लेखनी से कलमबद्ध करने का प्रयास करता हूँ। सर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, राज्यसभा में एक कविता था ठाकुर का कुआं। सर, आपने पढ़ा होगा उस कविता को, और उसमें ठाकुर क्या वास्तव में उसमें उसका कहने का अर्थ था कि हम सब में ठाकुर है, सरकार के हर मशीनरी में ठाकुर बैठा हुआ है, हमारे समाज में ठाकुर है। तो क्या वास्तव में उस कविता का आशय ऐसा है कि सभी जगह ठाकुर विद्यमान हैं? हेलो, असल में हाँ, ठाकुर का कुआं में पहले दिखलाया गया था। शुरू प्रेमचंद जो लिखे हुए थे, उसके बाद कवि लिखे हैं कि समाज में ऊंच और निम्न कौम की बात थी उसमें, कि ठाकुर के कुआं पर निम्न जाति के लोगों को चढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार की बातें उसमें दी हुई हैं, वही बातें कविता में भी दी गई हैं। ऐसी बात को बिहार विधानसभा में जब बात हुई थी, उस पर कुछ लोगों को आक्रोश हुआ, किस प्रकार की नहीं लिखी जानी चाहिए। लेकिन साहित्यकार को जो अनुभव होता है वो देखते हैं, उसको लिखते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण भारत में पहले था कि कुछ लोगों को घंटी बांध के चलना पड़ता था, इसलिए कि बड़े आदमी उसको छुए नहीं, देखावे नहीं, सटे नहीं। लेकिन वो कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले मैंने किताब पढ़ी थी कल्याण में एक किताब दी हुई है, में कहानी दी हुई है। एक आदमी पूजा कर रहे थे और वे जा रहे थे, तो उनसे एक ऋषि से भेंट हो गई। ऋषि देखा गया उनको, तो देखा गया तो उनको कहा कि तुम सट के हमको खराब कर दिया। तो उसने कहा, संत महात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं तो आपको जा रहा था इधर, आपके देह में सट गया। अगर आपको लगता है कि मैं आपको छू दिया हूँ तब खराब हो गए आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बतलाइए कि भगवान किधर नहीं है? जिधर नहीं है उधर होकर मैं चलूँगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर सभी रूप में सब जगह समान है, इसको अलग करना मुश्किल है। तो जिस प्रकार से मन है, इसी प्रकार से नानक के बारे में कहना है। नानक जब गए हुए तब वहाँ पर, जहाँ पर मोहम्मदन का बहुत बड़ा मस्जिद है, जो वहाँ पर जो वो सोए हुए थे, उनका पाँव था मस्जिद की ओर। वहाँ के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप मस्जिद की ओर पाँव दिए हुए हैं। कहा जिधर भगवान नहीं है, मस्जिद नहीं, उधर हटा दो। अब 2 आदमी भीड़ गए उनके पाँव को उठाने के लिए, लेकिन जब करने लगे तो मस्जिद का गेट घूमने लगा। यानी इसका असली असर है कि ईश्वर सभी जगह है। भक्त जो सच्चे भक्त होते हैं उसके लिए भगवान दूर नहीं है। इस प्रकार की बातें इसमें दी हुई हैं। सर, आज के युवा लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो किताब पढ़ने से ज्ञान होता है, बिना पढ़े कोई विद्वान नहीं बन सकता है। तो नए युवा पीढ़ी के लिए
जो मोबाइल देखते हैं उसके लिए सर क्या कहना है? इसका मोबाइल नीचे ही रखना है। हेलो, मोबाइल रखना आवश्यक है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा कम से कम खर्च में ज़्यादा लोग पढ़ सकेंगे। कागज़ पर जो प्रिंटेड होता है, प्रदर्शित करते हैं, वह महंगा पड़ता है और उतनी किताबें हर जगह पहुंचाई नहीं जा सकती है। लेकिन मोबाइल में जो निकलती हैं उसको दुनिया के हर क्षेत्र के आदमी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत कम खर्च में पढ़ सकते हैं। एक मोबाइल पर बहुत सी बातें रखी हुई हैं, बहुत सी दी हुई हैं। इसीलिए किताबों को अब ऑनलाइन बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। उससे अधिक से अधिक लोग आदमी उससे प्रभावित होंगे। जी सर, ये ठाकुर का कुआं में ठाकुर एक टाइटिल आता है, क्या यह टाइटिल केवल राजपूत लोगों के लिए है या इसका कुछ और ही मीनिंग है? में ठाकुर का कुआं और में बतलाया गया है कि उस समय में उच्च वर्ग के जगह पर कुआं पर सामान्य आदमी को पहुंचने का आदत नहीं थी। वो पानी पीने के लिए नहीं जा सकता था, इसीलिए रोक था उस पर। लेकिन अब वह ठाकुर के कुआं कहाँ है? अब ठाकुर के कुआं आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि जिस कुआं पर लोग नहीं जा सके। एक कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत दिन पहले। बोपदेव नाम के लेखक, एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो गुरुकुल में शिक्षक ने कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखाएं नहीं हैं, तुम लौट जाओ। वो बेचारा चला भूखा प्यासा। तो सड़क के किनारे जब गया तब देखा सड़क पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वह गया वहाँ पर तो कहा माँ, तो कहा क्या बेटा क्या बात है? तो पानी पीना है। तो कहा देते हैं तुमको। कहा पानी तो बाद में पीऊँगा, पहले यह बतलाओ माँ कि पत्थर पर जो घिसावट हो गई है वह कैसे? फिर ऊपर में जो कुआं के लहरा पर जो रस्सी का हिस्सा पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर उस पर निशान पड़ गया है और नीचे में घड़ाव को रखने से बार बार पड़ता है। इससे उसको बोपदेव को यह प्रेरणा मिली कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी प्रयास करने से आदमी सब कुछ कर सकता है। इसलिए मात्र भाग्य के भरोसे बैठे मत रहो, कर्म करो, कर्म करने से आदमी आगे बढ़ता है। बोपदेव मिले और बोपदेव वहीं से लौट के फिर स्कूल चले गए, फिर पढ़ना चालू किया, बहुत बड़े विद्वान बने। सर ठाकुर टाइटिल पर बोलना था सर। वो ठाकुर टाइटिल कैसे होगा? ठाकुर टाइटिल था उच्च जाति के लिए और ग्राहक को वहाँ पर पानी पीने वाले को पानी वाले वहाँ पहुँचने का अधिकार नहीं था। अभी भी ठाकुर टाइटिल और किसी का भी होता है क्या? टाइटिल तो अब उसका अब टाइटिल देखेंगे आप, टाइटिल सिर्फ आप नहीं पकड़ सकते हैं, सब फॉरवर्ड ही है। टाइटिल देखिए बतलाते हैं आपको। मैंने किताब लिखी उसको वर्ण और जाति की प्रासंगिकता, उस समय में मैंने निश्चित किया है कि ठाकुर टाइटिल कौन कौन लिखते हैं। बढ़ई लिखते हैं, लोहार लिखते हैं, स्वर्णकार लिखते हैं, महफिल लिखते हैं, भूमिहार लिखते हैं, माई लिखते हैं, इतने लोग लिखते हैं। तो ठाकुर करने से क्या अंतर पड़ जाएगा कि फॉरवर्ड ही है। निर्णय करना मुश्किल है, निर्णय नहीं कर सकते हैं ठाकुर करने से। जैसे आप शर्मा टाइटिल लीजिए, आप शर्मा टाइटिल सिर्फ बढ़ई ही नहीं लिखता है। शर्मा टाइटिल मैथिल, भूमिहार, स्वर्णकार, जोल्हा, ये सारे लोग लिखते हैं। तो शर्मा टाइप्स कैसा पकड़िएगा, फलना जाते हैं। मेरे एक साथी थे साहू जी, सत्यनारायण साहू, उन्होंने कहा मैं जाति को पकड़ लूँगा। मैंने कहा आप नहीं पकड़ सकते हैं जाति, मैं लाता हूँ। कहा मुझे 700 रुपया दीजिए पुरस्कार। कहा मैं 700 रुपया दूंगा मैं आपको, लेकिन 5 आदमी को लाऊंगा मैं। 5 आदमी से 3 आदमी को पकड़ देना होगा, यह अमुक जाति का लड़का है, और तब मैं आपको दे दूँगा। अगर 3 बार फेल करके अपने लिखने बोलने में, तब आपको 1400 रुपये हमको देना पड़ेगा। वो बेचारा भाग गया। हम कहो इनाम लेने के लिए आपको आगे हैं, लेकिन फेल होने पर देने की संभव। इसलिए अब जाति से मैंने पदवी से नहीं पकड़ा जा सकता है, नहीं पकड़ सकते हैं हम। किसी गाँव आज किसी आदमी को पूछ दीजिए आप कौन जाति के हैं, कौन कहेगा? किसी के माता पिता काम करते थे पहले, उस काम को करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज नीचे की जाति के आदमी भी
जो सामान्य जाति के व्यक्ति हैं लड़का हैं, वो पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, बड़े बड़े नेता बन गए हैं। आज रामविलास पासवान हमारे हैं, रामविलास पासवान लेकिन उसकी वो जो बैठते हैं विधानसभा में बैठते थे तो उसमें वहाँ राजनाथ सिंह के सामने बैठते थे या वाजपेयी जी बैठते थे, तो काम मुश्किल है जो पकड़ना। वाजपेयी जी पासवान हरिजन थे और वह थे, वो संभव नहीं है पकड़ना। हाँ बोलेंगे फलना है, बोलेंगे उसे क्या उसे, लेकिन चेहरा से कपड़ा से लोग नहीं पकड़ सकते हैं, पकड़ना मुश्किल है। जी जी हाँ पकड़ना मुश्किल है, नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे सर को जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा पीठ इलाहाबाद से सर को भारतीय रत्न सम्मान 2008 में मिला है। आप इस पर देख सकते हैं इस प्रकार से। और दूसरा सम्मान आप देख सकते हैं अखिल भारतीय साहित्य संगम उदयपुर, इसमें भी इनको कलम कलाधर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और बहुत सारे इनके पास फाइल पड़ा हुआ है जिसको आप देखिएगा तो इनके पास सम्मान की कमी नहीं है। लेकिन ये हमारे खगड़िया की धरती, फरकिया की धरती पर मौजूद हैं, लेकिन फरकिया के लोग इन्हें जानते तक नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि लोग शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं। बच्चे लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। किताब पढ़ने से ज्ञान होता है, ज्ञान जब बढ़ेगा तो दुनिया में नाम होगा। सर, आप नए युवा पीढ़ी के लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? किस प्रकार से आपने अपने जीवन में संघर्ष करके रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपने जो काम था उसको जारी रखा और शिक्षा से ही जुड़ा रहा? क्या उनको क्या स्लोगन देना चाहते हैं? मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, आदमी को भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे नहीं रह करके आदमी को मेहनत करनी चाहिए और अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे यह बनना है। और जो बनना चाहते हैं उसी के अनुकूल बार बार मेहनत करनी चाहिए, तो आज न कल उस मुकाम पर, उस लक्ष्य पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामदेव प्रसाद शर्मा सर जी हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय, जो हमेशा लिखने में ही तल्लीन रहते हैं, किताब लिखने में ही इनको फुर्सत नहीं है दुनिया जहान से फुर्सत नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जहान के बारे में अपने लेखनी से कलमबद्ध करके अपनी कागज़ पर लिखते हैं। अपनी दुख दर्द, अपनी दुनिया की व्यथा को कागज़ पर दर्शाने का हमेशा प्रयास करते हैं। एक बार फिर से सर को चरण स्पर्श एवं अपने जेपी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तमाम दर्शकों को इनको बार बार इस सीरियल को, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इस गुमनामी में जो हमारे सर हैं तो पूरा दुनिया जान सके। सर, हाँ, जो मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आज तो बहुत दिन हो चुके, मैं 1968-70 के लगभग में खादी एम्ब्रॉयडरी सर्विस को छोड़ के स्कूल में गया बहाल होने के लिए। उस गांव में जो पहुंचा मैं, तो जिनके यहाँ गया था उसने कहा कि आप रहिएगा कहाँ का, मतलब कि आप खाने पीने रहने के लिए किसी का रहना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा। तो कहा आप गांव में कहीं रहिएगा, विदुर जी के यहाँ नहीं रहिएगा। मतलब कि विदुर जी मुखिया गांव के हैं, कांग्रेस के नेता हैं और स्कूल के सभापति हैं कमेटी के, उनके यहाँ नहीं रहिएगा आप। कहा क्यों? कहा उनके यहाँ राजपूत आदमी अपने थाली मांझे खाए हैं, आप तो पिछड़ी जाति के माने जाते हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी। मैंने कहा देखा जाएगा। कल होके जब गया वहाँ के सेक्रेटरी के यहाँ, सरपंच थे धनुकलाल मंडल जी के यहाँ, तो उनके यहाँ रहा, तो बहाल हो गए। हम 3 रोज़ रहे। 3 रोज बाद कहे आप कोई मांग कई जैसे हुई है, कहाँ जाइएगा आप। मैंने कहा मेरा यहाँ कोई मेरा नहीं है, जहाँ आप कहिएगा तहाँ मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने, मैंने कहा आपके यहाँ भारी है? कहा नहीं भारी कौन चीज़, हमारे यहाँ एक और मास्टर है, हमारे यहाँ साधु महात्मा। मैंने कहा उनको आपके यहाँ साधु पहलवान गपैया तो आप रहते हैं।
तो कहेंगे नहीं, मेरी बात अगर मानिए आप तो विदुर जी के यहाँ जाइए। हम क्या सुनते हैं विदुर जी के यहाँ पिछड़ी जाति का आदमी को मान नहीं है। कहीं ना आप जाइए, आप जलपान कीजिए, यहाँ पर दिन का खाना आप वहीं खाइएगा और वहाँ जाइए, और आपको कैसा लगे कि बेइज्जती हमारी हुई है, आप चुपचाप चले आइएगा। हम यहाँ पे किताब मंगा लूँगा मैं, और अपना किताब नहीं ले जाए, उनका नौकर या बेटा ले जाएगा। हाँ, वहाँ गया जब तीन रोज खाया मैंने दरवाजे पर, तीन रोज दरवाजे पर खाया। तीसरा लड़का ने कहा कि काकी, मन माँ को लोग काकी ही कहते थे, क्योंकि कही है आंगने में खाने के लिए। हम कहा चलेंगे। तो पहला रोज खाने के आंगन में और साथ बैठने खाने के लिए थाली में चारों बगल से औरतें, सिर्फ पोतो जो थी वहाँ हम लोगों की 3 भाई को, वो नहीं थी, नहीं तो बेटी और गोतनी सब बैठ गई। और जो हमको उसने कहे कि बेटा आप खाइए ना, आप मेरे मास्टर, आप मास्टर, हमारा बेटा भी आप हैं, आप मेरे बच्चे सब का मास्टर हैं, हमारे पास बेटा ही हैं, आप खाई लजाते क्यों हैं? मैंने कहा इतना कौन खाता है, 3-4 बार खाएंगे। कहा जय बार खाइए तब भी खिलाएंगे। और उसके बाद क्या कहूँ मैं, नीचे बैठना आप छोड़ दीजिए, पलंग बैठे खाता था, जिस पर औरतें मर्द बच्चे के साथ सोई रहती थी। मैं रसोई घर में जाके खाता था। जब उनके छोटे भाई बाहर कोर्ट में जाते थे, कहते थे मास्टर साहब भीतरे में सो जाइएगा आप। और कहते थे कि बाहर का कुआं पर जो खराब कपड़ा खराब होता था, खादी कपड़ा, सो इसलिए घरे पर साफ कीजिए। मैं कहा वो औरत रहेगी, कहीं नहीं, आप खांस ले जाइए, और अब तो ऐसे अगर होगी अगर तो हट जाइए बाहर। और मैं जा कर के भीतर के आंगन में करता था, सोता था, रहता था अपने जमा से लिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं वहाँ चला गया, खादी होना फिर चला गया। जब मैं वहाँ के युवक आए भेंट करने के लिए, कहा मास्टर साहब आप आए हैं तो मुखिया ने कह रहे थे मेरा बेटा चला गया। तो मैं ये सोचता हूँ फॉरवर्ड जाते हैं, मैं बर्मन के भी रहा हूँ, भंगार के भी रहा हूँ, तो सब लोग हमको मानते रहे हैं। मैं यहाँ पर एक हाई स्कूल है बेगूसराय ज़िला में मोरतर, उनके यहाँ रहता था जब मैं, तो वहाँ की सेक्रेटरी के यहाँ रहता था मैं, सेक्रेटरी के यहाँ रहता था मैं। तो ये मैं जब सब दिन दरवाजे पर खाता था, लेकिन पर्व के रोज़ जब नहीं होता था तो कहते थे आपके यहाँ पर्व होता ही, कहता नहीं तो यहीं रहिए। तो जाते थे, उनकी पत्नी पूछती थी सास से, माँ पूछिए इनको, कोई कुछ कहो करता कि क्या कहेगा, नहीं कोई कुछ कहते तो हमारा कह देवे, हमें उपाय क्या लेवे। इस प्रकार से रखते। एक बार क्या हुआ, हमारे स्कूल के सहायक हेड मास्टर रामनारायण सिंह आए हुए थे, उनके यहाँ भेंट कर, गाँव का आदमी थे उनके। तो गए रामनारायण हमारा मास्टर कोई कुछ कहो कर ठीक है तरह का, कल के की कहबे तोरा मास्टर का, कोई कुछ कहे सब बढ़िया माने छे, कल के नहीं। तो वो बोले रामनारायण सिंह बोले तोरा कथी के लाज लै छो, तोरा को मास्टर कोई कुछ कहे छो, तो कल के तुम बुझे छो की छियै हमर के छियै, कल के छो तोहर, कल के भाई के सब भाई छियै तो हमर के भेलै उ, जब भाई के सब भाई हमर छियै उ तो हमर के भेलै उ। के लिए अब मैं यह कहना चाहता हूँ, मैथिल के यहाँ वह मान था, भूमिहार के वह मान था, सबके यहाँ। इसका मैं यह मानता हूँ व्यवहार कर्तव्य आदमी के जैसा होता है वैसा लोग मानता है। मुझे लोगों ने निम्न घराने को अपने नहीं सुनाया, अपना मान कर अपना रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच जेपी न्यूज़ से संजय कुमार कर्ण लेकर आता रहूँगा। इसी प्रकार का जांच पड़ताल जो अपने गुमनाम में है तो बहुत नामी, लेकिन बगल में है और गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद।